नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और ब्रिटिश नॉवल के बारे में, जो कि है मिडिल मार्च, जो कि जॉर्ज इलॉयड के द्वारा लिखी गई थी 1871 में। तो गाइस, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में, जो कि फर्स्ट है मैरी इन इवांस, ओरिजिनल नेम ऑफ जॉर्ज इलाइट। जो जॉर्ज इलाइट थी, उनका ओरिजिनल नेम मैरी इन इवांस था। वो अपना नाम जो है बदल के लिखा करती थी, क्योंकि उस टाइम पे वुमेन राइटिंग्स को इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी, उन्हें पढ़ा नहीं जाता था। सेकेंड पॉइंट इज़ कि जो मिडिल मार्च है, इसका पूरा नाम है अ स्टडी ऑफ प्रोविजनल लाइफ, इस नावल का पूरा नाम है। थर्ड है, ये नावल लिखी गई थी 1869 से 71 के दौरान, और लंदन और इंग्लैंड में ये लिखी गई थी। अब नेक्स्ट आता है हमारा, ये पब्लिश हुई थी 1871 से 72 के दौरान, और इसे इंस्टॉलमेंट्स में पब्लिश किया गया था। 19th सेंचुरी में इसे लिखा गया था। इसकी सेटिंग रखी गई है मिडिल मार्च नाम के एक फिक्शनल टाउन में, यानी जो रियल नहीं है, फिक्शनल है। थर्ड पर्सन नरेशन इस स्टोरी का है। और एक चीज़ और भी है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस नावल में। नावल बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इस अकेले नावल में चार चार स्टोरीज इंक्लूडेड है। तो ये थे इसके कुछ की पॉइंट्स। अब हम चलते हैं इसके कैरेक्टर्स की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस सिंगल नावल में चार स्टोरीज़ हैं, और ये उन चार स्टोरीज़ के चार अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा डोरोथिया, जो कि एक लड़की है। सेकंड है डॉक्टर ल्यूजिट, और डोरोथिया और डॉक्टर ल्यूजिट की मेन स्टोरी है। इसके बाद थर्ड आता है हमारा फ्रेड, और फोर्थ आता है बलस्ट्रॉड। इन दोनों की साइड स्टोरी है, ये दोनों साइड बाय साइड ही चलती हैं। इसके अलावा भी इस स्टोरी में काफ़ी सारे और कैरेक्टर्स हैं, जो कि मैं आपको समरी के इसकी स्टोरी के दौरान बताऊंगी। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ से शुरू होती है हमारी पहली कहानी, जो कि है डोरोथिया की। डोरोथिया की कहानी शुरू होती है एक मिडिल मार्च नाम के फिक्शनल टाउन में, जो कि अपने अंकल और अपनी सिस्टर के साथ रहती है। इसके अंकल का नाम होता है मिस्टर ब्रूक, जो कि एक बैचलर होते हैं, और इसकी सिस्टर होती है सीलिया। डोरोथिया में एक परफेक्ट विक्टोरियन हीरोइन की सारी क्वालिटीज़ होती हैं। वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, उसका नेचर बहुत अच्छा होता है, और वो साथ ही साथ इंटेलिजेंट भी होती है। लेकिन उसकी प्रॉब्लम एक ये होती है कि वो दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि उसका एक एम्बिशन होता है, उसका एक सपना होता है कि वो फार्मर्स के लिए कुछ करे। नहीं, फार्मर्स के लिए वो कॉटेज डिज़ाइन करना चाहती है, और एक नोबल प्रोजेक्ट उनके लिए करना चाहती है। लेकिन इसके जो अंकल होते हैं, वो बैचलर होते हैं, और वो उसे इस चीज़ के लिए डिस्करेज करते हैं। हालांकि वो सिर्फ 19 साल की होती है, फिर भी वो काफ़ी मैच्योर होती है। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है एक न्यू कैरेक्टर की, जो कि है सर जेम्स। वो डोरोथिया को इनकरेज करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं उसके काम के लिए, और उसे काफ़ी पसंद भी करते हैं। लेकिन जो डोरोथिया होती है, वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उसमें वो कोई किसी तरीके का इंटरेस्ट नहीं दिखाती, और उसे एज अ स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट करती है। एक दिन क्या होता है, जो डॉक्टर जेम्स होते हैं, ये अपने एक फ्रेंड के साथ, जिनका नाम होता है कॉसबन, उसके साथ, और जो कि 45 इयर्स के होते हैं, वो एक दिन डोरोथिया के घर पे डिनर के लिए आते हैं। और वो बताते हैं कि जो कॉसबन है, वो एक रिसर्च पे काम कर रहे हैं। वो एक स्टडी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जो कि है द की ऑफ ऑल माइथोलॉजी। डोरोथिया ये सोचती है कि क्यों ना मैं कॉसबन से शादी कर लूँ, क्योंकि उन दोनों की जो थिंकिंग है वो मिलती जुलती है, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है दोनों की। हालांकि उसके लिए एज जो डिफरेंस है वो मैटर नहीं करता। मेन उसके लिए होता है कि वो दोनों इंटेलेक्चुअली एक तरीके से सोचते हैं, और उसे ये भी लगता है कि जब वो उसकी वाइफ बन जाएगी, तो वो उसे उसके प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लेगा। डोरोथिया के कॉसबन से शादी करने के केवल दो रीज़न होते हैं।
पहला कि वो उसे उसके प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लेगा, और दूसरा वो सोचती है कि जो कॉसबन है वो इंग्लिश फिलोसोफर जॉन लॉक की तरह है। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। सर जेम्स जो है वो डोरोथिया से शादी करना चाहते हैं, लेकिन बाद में वो सीलिया से यानी डोरोथिया की सिस्टर से शादी कर लेते हैं और डोरोथिया को एज अ फ्रेंड ही ट्रीट करते हैं। जब उन्हें ये पता चलता है कि डोरोथिया ने कॉसबन से शादी करने का डिसीज़न लिया है, तो उससे काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसे वो रिस्पेक्ट करते हैं उसके डिसीज़न को। सारे रिलेटिव्स जितने भी आते हैं वहाँ पर, वो ये सोच के हैरान हो जाते हैं कि डोरोथिया ने इतनी बड़ी एज के, मतलब 45 इयर्स के एज के इंसान का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कैसे किया। फाइनली उन दोनों की शादी हो जाती है और डोरोथिया को शादी के बाद पता चलता है कि कॉसबन को कभी भी एक वाइफ चाहिए ही नहीं थी, उसे सिर्फ एक सेक्रेटरी चाहिए थी, और ना ही वो उसे उसके प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाता है। और साथ ही साथ कॉसबन का डोरोथिया के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो भी वो नोबल काम फार्मर्स के लिए करना चाहती है, कॉटेज डिज़ाइन करना चाहती है, उसमें भी उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उसे सिर्फ अपनी रिसर्च में इंटरेस्ट होता है और वो सिर्फ वही काम करना चाहता है। तो अल्टीमेटली इस कहानी का एंड ये होता है कि डोरोथिया जो है वो अपनी मैरिड लाइफ से, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं होती। इसी के साथ जो है कंप्लीट होती है हमारी फर्स्ट स्टोरी। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी पे, जो कि है डॉक्टर लिजिट की। डॉक्टर लिजिट एक बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं, बहुत ही अच्छे डॉक्टर होते हैं, काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है उन्हें। वो मिडिल मार्च में रहते नहीं है, वो कहीं बाहर से आए होते हैं और वो अपना एक हॉस्पिटल भी खोलते हैं कि वजह से उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं वो उस पर विश्वास नहीं करते। अब इस कहानी में एंट्री होती है सेकंड कैरेक्टर की, जो कि है रोजामंड। रोजामंड अपने भाई का इलाज कराने के लिए, उसका जो भाई होता है फ्रेड, उसका इलाज कराने के लिए बार बार बहाने से डॉक्टर लिजेट के पास जाती है। धीरे धीरे इनमें क्या होता है, मुलाकातें बढ़ती जाती है, दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। और शादी के बाद डॉक्टर लिजेट को पता चलता है कि जो रोजामंड है वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश लड़की है और उसे डॉक्टर लिजेट की प्रैक्टिस में, यानी उसके काम में हेल्प करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने उसे सिर्फ शादी स्टेटस और वेल्थ के लिए की थी। और बाद में उसे पता चलता है कि जो डॉक्टर लिजिट है वो बहुत ही पुअर है। तो इस कहानी में जैसा कि हम देख सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड स्टोरी में जो दोनों कपल्स हैं वो दोनों ही अपनी लाइफ से खुश नहीं है। अब कहानी में एंट्री होती है अगले कैरेक्टर की, जो कि है विल लैडिस्लॉ। ये जो विल लैडिस्लॉ है, ये दोनों कहानियों को कनेक्ट करता है। कैसे? क्योंकि जो विल है ये कॉसबन का यंगर कज़न है और डॉक्टर लिजिट का बहुत ही अच्छा फ्रेंड है। वो मिडिल मार्च से नहीं होता, वो कहीं बाहर से आया होता है और डोरोथिया से वो मिलता है, उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड बन जाता है और उसे बहुत पसंद भी करता है। हालांकि डोरोथिया अपने शादीशुदा ज़िंदगी से, यानी अपने हस्बैंड से खुश नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसे कभी चीट नहीं करती। विल डोरोथिया को ये बताता है कि उसका जो हस्बैंड है वो अपने प्रोजेक्ट में कभी भी कामयाब नहीं होगा जब तक वो जर्मन लैंग्वेज ना सीख ले। और जब ये बात डोरोथिया अपने हस्बैंड कॉसबन को बताती है तो वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, और जब भी विल और डोरोथिया आपस में मिलते हैं तो वो उससे जेलस फील करता है। धीरे धीरे क्या होता है, कॉसबन अपने काम में इतना ज़्यादा मशगूल हो जाता है कि उसकी तबीयत जो है धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। हालांकि उसे एक हार्ट अटैक भी आया होता है, उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके बाद डोरोथिया उसे एक डॉक्टर लिजिट के पास लेके जाती है और डॉक्टर लिजिट उसे बताते हैं कि अगर कॉसबन इसी तरीके से काम करता रहा तो उसकी मौत भी हो सकती है फ्यूचर में।
और कॉसबन को इस चीज़ का अंदाज़ा पहले से ही हो गया था कि फ्यूचर में उसकी मौत हो सकती है। तो वो क्या करता है, उसकी जो विल यानी उसकी जो जायदाद होती है वो इस तरीके से बनाता है कि अगर फ्यूचर में डोरोथिया विल से शादी भी कर ले तो उसे उसका उसका सिंगल पैसा यानी उसमें से उसको कोई पैसा ना मिले। इसी दौरान कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन कॉसबन की डेथ हो जाती है। जब डोरोथिया को इसके बारे में पता चलता है, कॉसबन के विल के बारे में, तो वो ये डिसाइड करती है कि वो विल से शादी नहीं करेगी बल्कि एज अ फ्रेंड ही रहेगी। धीरे धीरे वक्त जो है बीतने लगता है और डोरोथिया को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जो विल है वो रोजामंड को पसंद करता है। बाद में रोजामंड उसे क्लैरिफाई करती है, रोजामंड यानी लिजिट की जो वाइफ होती है उसे क्लैरिफाई करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो विल है वो सिर्फ डोरोथिया को पसंद करता है। बाद में डोरोथिया और विल एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। ये तो थी पहले कपल की स्टोरी। अब आते हैं हम दूसरे यानी डॉक्टर लिजिट के बारे में। डॉक्टर लिजिट और रोजामंड अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं होते। जो लिजिट है वो कर्ज़े में डूब जाता है और इतना ज़्यादा कर्ज़ा हो जाता है उसके ऊपर कि उसे शहर छोड़ के अपना घर बेच के वो कहीं और चला जाता है और करीबन 50 साल बाद वो मर जाता है और अपनी वाइफ को ये फ्रीडम दे के जाता है कि वो जो चाहे अपनी लाइफ में कर सकती है। तो इसी के साथ हमारी पहली और दूसरी स्टोरी जो है यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी जो है वो है फ्रेड के बारे में। फ्रेड जो कि रोजामंड का ब्रदर होता है, वो बहुत ही बैड होता है, बहुत ही लेज़ी किस्म का इंसान होता है। उसे लगता है उसके जो अंकल है उसकी सारी प्रॉपर्टी उसे मिल जाएगी। उसके अंकल का नाम होता है मिस्टर फीदरस्टोन, जिनकी सोसाइटी में वैसे तो कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, कोई उन्हें पसंद नहीं करता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए यानी मनी के लिए लोग उसकी इज्जत करते हैं। फ्रेड की काफ़ी सारी बुरी आदतें होती हैं जैसे कि ड्रिंकिंग करना, गैम्बलिंग करना वगैरह वगैरह, और उसने काफ़ी सारे लोगों से अपने अंकल के नाम पे कर्जा भी ले रखा होता है और वो धीरे धीरे पूरी तरीके से कर्जे में डूब जाता है। और इस कहानी में एंट्री होती है एक न्यू कैरेक्टर की जो कि है मैरी। मैरी वो लड़की होती है जिससे फ्रेड प्यार करता है, वो उसे बचपन से जानता है और उसी से शादी करना चाहता है। फ्रेड अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में फेल हो जाता है और हाँ, साथ ही साथ वो कर्ज़े में भी डूबा होता है। उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। तो वो कोशिश करता है कि क्यों ना वो अपने जो हॉर्सेस हैं उन्हें बेच दे ताकि कुछ पैसे आए और वो अपना कर्ज़ा चुका सके। लेकिन उसके हॉर्सेस कोई नहीं खरीदता क्योंकि जो घोड़े होते हैं उसके वो लंगड़े होते, क्रिप्पल होते हैं। अब उसके अंकल की जो है एज हो चुकी होती है और उनकी डेथ होने वाली होती है। उसके उसी वक्त वहाँ पर उसके अंकल के सारे रिलेटिव्स आते हैं, इसलिए नहीं कि वो उससे प्यार करते हैं बल्कि ये जानने के लिए कि अब वो अपनी प्रॉपर्टी जो है किसके नाम करेगा। उसके बाद इस कहानी में इंट्रोड्यूस होता है एक नया कैरेक्टर जो कि है राश्वा रिग फीदरस्टोन, जो कि फीदरस्टोन का ही एक इललेजिटिमेट चाइल्ड है यानी अमान्य बच्चा है। उसे कहानी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, कोई भी उसके बारे में नहीं जानता। तो फीदरस्टोन क्या करता है, वो सारी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उसकी सारी अपने बेटे के नाम पे कर देता है। अब फ्रेड जो है वो ना घर का रहता है ना घाट का रहता है, उसके पास कुछ भी नहीं बचता और वो अपने एग्ज़ाम्स में भी फेल हो चुका होता है, ठीक है, और कर्ज़े में भी डूबा हुआ है वो। तो वो कोशिश करता है, दोबारा कोशिश करता है कि क्यों ना एक बार फिर से मैं ट्राई करूं तो मेरी एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएं और मुझे एक डिग्री मिल जाए। वो ऐसा ही करता है और इस बार वो अपनी कोशिश में सफल हो जाता है। वो अपने एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेता है और डिग्री मिल जाती है। अब वो सोचता है कि क्यों ना वो एक प्रिस्ट बन जाए, चर्च में एक पादरी बन जाए। जब वो ऐसा मैरी को बताता है तो मैरी उसे बोलती है अगर वो प्रिस्ट बनेगा तो वो उससे शादी नहीं करेंगी।
उसके बाद फ्रेड किसी की हेल्प करता है और उसे एक अप्रेंटिस की जॉब मिल जाती है। कहानी में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है एक बलस्ट्रॉड नाम के कैरेक्टर की, जो कि अपना घर छोड़कर जा रहा होता है मिडल मार्च से कहीं और। वो क्या करता है, अपना घर जो है फ्रेड को दे देता है। इसके बाद फ्रेड और मैरी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। यहाँ पर कंप्लीट होती है हमारी थर्ड स्टोरी। अब हम आते हैं अपनी फोर्थ स्टोरी पे। बलस्ट्रॉड जो कि अपना घर फ्रेड को दे के जाता है, इसकी स्टोरी जो है साइड बाय साइड चल रही होती है। शुरू करते हैं हम अपनी इस फोर्थ स्टोरी को। बलस्ट्रॉड जो कि मिडल मार्च में ही पैदा हुआ होता है और इसका जन्म मिडल मार्च में होता है। ये वेल्दी बैंकर होता है और इसका पूरा नाम होता है निकोलस बलस्ट्रॉड। कुछ सालों के लिए ये मिडल मार्च से बाहर चला जाता है पैसे कमाने के लिए और भी कुछ अदर काम के लिए। लेकिन जब ये मिडल मार्च वापस आता है तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। ये डॉक्टर लिजिट के साथ मिलकर अपना एक हॉस्पिटल खोलता है और जिस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर लिजिट हैं वो सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं और बलस्ट्रॉड जो है वो मतलब मनी देता है, फाइनेंस करता है हॉस्पिटल को, क्योंकि वो बहुत रिच भी होता है। उसका ये सपना होता है कि वो मिडल मार्च में एक स्कूल खोलेगा, एक मेडिकल स्कूल खोलेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जो लोग होते हैं उसकी सर्विसेज पे, उसकी हॉस्पिटल की सर्विसेज पे विश्वास नहीं करते और वो उसका जो हॉस्पिटल है वो ज़्यादा दिन नहीं चलता और वो बंद हो जाता है। लेकिन बलस्ट्रॉड काफ़ी पैशनेट होता है अपने हॉस्पिटल के बारे में और वो सोचता है कि वो ज़रूर एक मेडिकल स्कूल मिडल मार्च में ज़रूर खोलेगा। फिर इस कहानी में एंट्री होती है जॉन रेफल्स नाम के एक आदमी की, जो कि बलस्ट्रॉड को ब्लैकमेल करता है। उसके कुछ पास्ट के पुराने गलत कामों के कारण उसके बारे में जॉन रेफल्स जानता है और उसे ब्लैकमेल करता है। लेकिन फूड पॉइजनिंग की वजह से, अल्कोहल पॉइजनिंग की वजह से बलस्ट्रॉड को जो ब्लैकमेल करता है जॉन रेफल्स, उसकी डेथ हो जाती है। तो बलस्ट्रॉड सोचता है कि अब वो पूरी तरह से सेफ है, अब उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन जो जॉन रेफल्स होता है वो मरने से पहले अपनी जो भी बलस्ट्रॉड के बारे में जो भी बातें होती है वो पब्लिक में किसी को बता के जाता है और धीरे धीरे ये बात पूरी पब्लिक में फैल जाती है। तो अब बलस्ट्रॉड सोचता है कि क्यों ना वो सुसाइड कर ले, ऐसे रहने से अच्छा है, उसकी कोई इज्जत तो है नहीं। तो उसके बाद वो सोचता है कि सुसाइड करने से ज़्यादा बेटर होगा कि वो मिडल मार्च छोड़ के कहीं और चला जाए। जब वो मिडल मार्च छोड़ के जा रहा होता है तो वो अपना जो घर होता है वो फ्रेड और मैरी को दे जाता है। सो गाइस, इसी के साथ जो है इस नॉवल की स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप इसी तरीके के और नॉवेल्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।